कि आपको गिवन क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सेकेंड स्टेप, चेक करो इवन है डेटा कि ऑड है, टोटल नंबर ऑफ डेटा। इवन है तो इवन वाला फॉर्मूला, ऑड है तो ऑड वाला फॉर्मूला। तो अभी कैसा है डेटा, अभी कैसा है डेटा, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो चलो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे 36 से छोटा कुछ है क्या, 33, तो 33 आएगा पहले, ओके। फिर आएगा 36, ठीक। फिर आएगा 7 8 9 39 40, 40 की लाइन में 49 है और कुछ है क्या, 45 है और नहीं, तो पहले 45 फिर 49, ओके। अब देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। क्या बचा देखो, उनमें से कौन छोटा बड़ा है। तो आप ये पाएंगे भाई कि 49 के बाद नंबर आ रहा है अगला 52 का, ओके। 52 हो गया, 52 के बाद आ रहा है 60, 60 भी लिख लिया। 60 के बाद आ रहा है 61, इसको भी लिख लो। 61 के बाद 72 कितने बार है, 2 बार है, तो 72 72 इस तरीके से, ठीक। ये हो गया। हाँ, तो देखते हैं क्या आंसर होगा। ये सबसे पहला स्टेप हुआ कि हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है भाई, तो वो है 9, मतलब n की वैल्यू है ये, ठीक। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9, ठीक। तो n इक्वल्स टू है 9, और 9 क्या है आपका, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या चेंज हो जाना है, ऑड नंबर होता है तो मीडियन हो जाता है n+1/2 टर्म या 2वां पद, ठीक, इस तरीके से। तो n कितना है 9, तो 9 + 1 कितना हो गया 10, और 10 का आधा कितना हो गया 5। तो फिफ्थ टर्म क्या आ रही है देखो जरा, तो फिफ्थ टर्म, फिफ्थ 5 मत आंसर लगा के आ जाना, फिफ्थ टर्म देखो ये है, यहाँ पे देखना, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5, और फिफ्थ टर्म मतलब 52, और 52 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, ओके। इस तरीके से आपको देखकर चलना है। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो अब बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही लिखा रहेगा कि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए या फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, और ये जो डेटा है बस ये चेंज हो जाएगा, बाकी प्रोसेस सेम है, ठीक। पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। क्या है ये पाई चार्ट, तो दिस पाई ग्राफ शोज द एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिशिंग एजेंसी ऑफ कर्नाटका, मतलब कर्नाटका की एक पब्लिशिंग एजेंसी है जिसने ये पाई चार्ट शो किया है। इसमें कुछ एक्सपेंडिचर्स हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसे ये पेपर का एक्सपेंडिचर है 25%, ये ट्रांसपोर्ट का 10%, बाइंडिंग 20%, रॉयल्टी 15%, प्रोमोशन या प्रोमो कितना 10% और प्रिंटिंग 20%। ये क्या है, पूरा एक्सपेंडिचर का डेटा है जो कि इन टर्म्स ऑफ परसेंट आपको गिवन है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है कि इफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज 50,000, अगर टोटल एक्सपेंडिचर 50,000 है, ओके, देन फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट। तो आपको ये बताना है कि ट्रांसपोर्ट कहाँ है, ट्रांसपोर्ट ये है, ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा किया गया है आपको ये बताना है। मतलब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अगर कुल खर्च 50,000 रुपये है तो ट्रांसपोर्ट पर खर्च कितना होगा, आपको ये बताना है। तो कैसे करोगे, अब जिन बच्चों ने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा होगा उनसे क्वेश्चन बन जाएगा। क्या क्वेश्चन है कि टोटल कुल खर्च कितना है आपका 50,000, तो ये हो गया आपकी वैल्यू टोटल
50,000। और आपसे पूछ रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट पे एक्सपेंडिचर यानी कि कुल खर्च ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात का कितना है, तो कितना है, परसेंटेज में 10% है, तो संख्या में कितना हो जाएगा, 10% को आप क्या लिख सकते हो, 10/100, है ना। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 0 से 2 0 कट गए, क्या बचा, जो बचा वही हो गया आंसर। मतलब 5,000 क्या हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन का टोटल खर्च। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं ये बार ग्राफ और पाई ग्राफ वगैरह, आप कर लोगे अगर आपकी कमांड परसेंटेज में, रेशियो में, एवरेज में, इन सब में है, कैलकुलेशन में, तो अगर आपका अरिथमेटिक अच्छा है तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से लगा लेंगे। बस आपको ये डील करते आना चाहिए कि किसका किससे रेशियो पूछा है, कहाँ कंपैरिजन है, कहाँ इंक्रीमेंट, कहाँ डिक्रीमेंट, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगर इसी में मैं आपसे पूछूं कि बाइंडिंग का खर्च ट्रांसपोर्ट के खर्च से कितना अधिक है, ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बाइंडिंग पर होने वाला एक्सपेंडिचर ट्रांसपोर्ट पे होने वाले एक्सपेंडिचर से कितना अधिक है, ठीक है, तो आप कितना बताओगे। मैंने आपसे इन टर्म्स ऑफ नंबर पूछा है, संख्या में आपको बताना है कि बाइंडिंग का खर्च ट्रांसपोर्ट के खर्च से कितना अधिक है। बताइए, बाइंडिंग का खर्च ट्रांसपोर्ट के खर्च से कितना अधिक है, इसी में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपसे पूछे यही, तो आप देखिए भाई, बाइंडिंग को देखिए, बाइंडिंग का डेटा कितना है, तो आप देखेंगे बाइंडिंग का डेटा है 20%, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट का डेटा कितना है 10%। तो बाइंडिंग का खर्च ट्रांसपोर्ट के खर्च से कितना अंतर में देखोगे अगर आप, तो 10% ज़्यादा है, ठीक है, और 10% की वैल्यू ही कितनी आई है 5,000। मतलब बाइंडिंग का खर्च और बाइंडिंग का खर्च जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के खर्च से 5,000 रुपये ज़्यादा है। ठीक, इसका मतलब ये है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 5,000, इस क्वेश्चन का भी। ओके, अब इसी में आपसे पूछ सकता है दूसरे तरीके से घुमा के कि बताइए प्रमोशन का खर्च या प्रोमो का खर्च पेपर पे होने वाले खर्च से कितना कम है। ठीक है, प्रमोशन में होने वाला खर्च कहाँ है, ये है, प्रमोशन में होने वाला खर्च पेपर में होने वाले खर्च से कितना कम है। तो क्या करोगे, दोनों को कंपेयर करोगे, डिफरेंस निकालोगे, परसेंटेज में जितना डिफरेंस होगा उस टोटल वैल्यू का उतना परसेंट निकाल दोगे। सिंपल, इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर डिस्प्ले एक है, लेकिन साइड में मैं 2 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता रही हूँ, उसको भी आप नोट करते चलें। ओके, तो कैसे करना है, प्रोमो का खर्च पेपर के खर्च से कितना कम है, तो आप प्रैक्टिकली देख पा रहे होंगे कि 25% और 10% का अंतर कितना है, 15% है ना। तो आप 50,000 का क्या निकाल लोगे, 15% यानी कि 15%, तो वही उसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अब यहाँ पे आपसे संख्या के अलावा परसेंट में भी पूछ सकता है कि कितने परसेंट अधिक है, तो सिर्फ परसेंट में अगर ऑप्शन है तो 15% आंसर हो जाएगा, और अगर नंबर के फॉर्म में ऑप्शन है, रुपीस के फॉर्म में ऑप्शन है, तो ये 50,000 है, तो ये 5,000 है। ठीक, तो रुपीस में आंसर हो जाएगा। तो हर तरीके से आपको कैलकुलेट करते आना चाहिए भाई। ठीक है, आप इसमें बिल्कुल भी ऐसा ये नहीं सोच सकते कि हम तो लिमिटेड 4 चीज़ें पढ़ के गए थे, 4 नहीं आई तो नहीं बना, ये नहीं करना है। ठीक, हर तरीके से जैसा बता रही हूँ क्वेश्चन वैसा भी आपको ध्यान देके चलना है। एवरेज ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स आर 16, मतलब ये कि लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत भाई कितना है 61 है। सॉरी, इंग्लिश में 16 लिखा गया, इसको 61 कर लीजिएगा। ठीक है, 61 है। एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि फॉर्मेट वही था एवरेज का, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस उसने पूछ लिया साल 2021 में। साल 2022 में उसने आपसे पूछा कि बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, साल 2023 में इसी से रिलेटेड पूछा होगा, छोटी बड़ी संख्या का अंतर एंड ऑल। तो अब आप समझ रहे हो ना, टाइप वही है। ठीक है, उसके अलावा जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं आपको बोल के बता रही हूँ।
तो उस चीज को आप दिमाग में बिठा के चलना और फिर अपना वीडियो को देखना, ठीक है। तो देखो अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, बहुत ही कम सेकेंड्स में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे। अब हम यहाँ पे पूरे 5 विषम संख्याओं को सपोज करके नहीं चलेंगे, ठीक है। कैसे निकलेगा, जब डायरेक्ट एवरेज गिवन हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। देखिएगा यहाँ पे 61 है, ठीक है। 61 क्या है, एवरेज है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, वो भी लगातार, ठीक है। तो इसके 5 में 2 यहाँ ले लो और 2 इसके पीछे ले लो, 2 आगे और 2 पीछे, 5 कौन से ऑड नंबर्स, दैट इज विषम संख्या, ठीक है। तो 61 से जस्ट पहले की ऑड नंबर क्या होगी भाई, 59। 59 से जस्ट पहले का ऑड नंबर क्या होगा भाई, 57। 61 के बाद देख लो अगला ऑड क्या होगा, 63, और 63 के बाद अगला ऑड क्या होगा, 65, ठीक है। अब आ जाओ आप वापस से क्वेश्चन में। क्वेश्चन इज कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, अब यहाँ पे खुद देखो, ये जो लास्ट में लिखा है ये आपकी सबसे बड़ी संख्या हो गई, इन 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात कर रही हूँ, ऑलराइट। और यहाँ पे 57 जो है ये सबसे छोटी क्या हो गई, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गया, तो ये हो गई छोटी संख्या कौन, 57। क्वेश्चन ने क्या पूछा आपसे, दोनों के बीच का अंतर, तो 65 और 57 के बीच कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे भाई 8 का अंतर है, और यही हो गया आपका आंसर। अब आप खुद सोचो ना, हमने कोई स्टेप बढ़ाई ना कुछ किया, 1 लाइन में सॉल्व कर लिया, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इफ यू आर फ्रॉम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड ऑल्सो, तो आप भी इसको कर सकते हैं, इस माइंड सेटअप के साथ आप पढ़िएगा, ठीक है। और 6 का इंटू किया, कितना हो गया, 42। फिर 6 और 5 का इंटू किया, ठीक है। फिर इसी 6 और इस 5 का इंटू किया, तो कितना हो गया, 30, ठीक। हाँ, 42 में से 30 घटा दो तो मिल जाएगा आपको 12, ठीक। रो 1 और रो 2 का इंटू किया, फिर रो 2 और रो 3 का इंटू किया, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो रो 4 मिल गई, ओके। हाँ चलो अब बताओ, यहां पे भी देखो 8 और 7 का इंटू किया, 56, ठीक है। फिर 7 और 3 का इंटू किया, 21, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 6 में से 1 गया 5, और 5 कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 35, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, पैटर्न देख लिया। दोनों रो को, फर्स्ट और सेकंड को R1 इंटू R2 माइनस R2 इंटू R3 और बराबर क्या मिल रहा है, R4, ओके। ये पैटर्न बन रहा है। कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ पावर इज कोडेड एज दिस वर्ड, ओके। अगर पावर को POWER, अगर पावर को कोड किया गया है RR A J और X, ठीक। अगर पावर को ये कोड किया गया है तो आपको बताना है कि इन द सेम लैंग्वेज नेवर का कोड क्या होगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले प्लेस वैल्यू देख लो, अंतर देख लो, अपने आप पैटर्न समझ में आ जाएगा, क्योंकि कई बार पैटर्न +1 -1 +2 -2 इस तरीके के होते हैं, कई बार स्क्वायर का होता है, कई बार प्लेस वैल्यू को जोड़ के होता है पैटर्न, इस तरीके से, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। P की प्लेस वैल्यू है भाई 16, R है 18, O है 15, R है 18, W है 23, A है 1, E है 5, J है 10 और R है 18 और X है 24। These are the place values of the given word, ओके। पैटर्न देखिएगा, अगर हम वर्टिकली देखें तो यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पर +3 हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, 23 के बाद 24, 25, 26 में Z आ गया, लेकिन यहाँ पे है A,
1, तो 1 से काउंटिंग आगे बढ़ जाएगी, 27 को आप 1 काउंट करोगे, साइकिल रिपीट होने लगती है। अगर आपने मेरा कोडिंग डिकोडिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप वहाँ पे उसको एक बार विजिट ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत डीप में पढ़ाया है, ठीक है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे +4 और यहाँ पे +5 एंड हियर इज +6। तो आपने पैटर्न देखा 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा पैटर्न चल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न नेवर का कोड क्या हो जाना है, खुद सोचो। क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, मैंने यहाँ पे लेवल वही रखा है क्वेश्चन का जो पेपर में पूछे जा रहे हैं, और इसके अलावा कुछ अलग से एक बोनस क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए, जिससे आपको लगे कि हाँ इसके अलावा और कैसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, उसके लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर रहें। तो आपसे बोल रहे हैं नेवर का कोड बताना है। प्लेस वैल्यू पे आ जाओ भाई। प्लेस वैल्यू है 14, 5, 22, 5 और 18। दीज आर द प्लेस वैल्यू ऑफ द वर्ड नेवर। ऐड करते जाओ। सबसे पहले +2 को ऐड किया, हो गया 16। 16 किसका कोड होता है, वही P का, सब जगह P आ रहा है पहले, ओके। उसके बाद करना है +3 किया तो हो गया 8 किसका कोड होता है, H का, तो सब जगह H आ रहा है, ठीक है। उसके बाद करना है +4, तो 22 में 4 किया तो हो गया कितना, 26। आना चाहिए Z, तो यहाँ पे Z, यहाँ पे Z, यहाँ पे Z, यहाँ पर Z नहीं है तो ये ऑप्शन कट गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नाउ अगला देखो, फिर करना है हमें +5, तो 5 में 5 जोड़ा तो हो गया 10, और 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, J की, तो J यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन कट गया हमारा, तीसरा भी। इट मीन्स आंसर हमारा फर्स्ट या सेकंड में से होगा। तो अब आप देखो 18 में कितना जोड़ना है भाई हमको, तो 18 में जोड़ना है हमें +6, तो हो गया कितना हो गया, 8 और 6 और 8 14, और 14 मतलब 24, ठीक है। क्योंकि जुड़ेगा 18 में 6 तो 24 हो जाना है। 24 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, x की। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है। देखिए, और इमेज में इंग्लिश हिंदी जैसा कुछ नहीं होता, इमेज तो इमेज होती है ना, बाकी जहाँ पे ज़रूरत है तो मैं वहाँ पे उसको ट्रांसलेट कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो अब क्या पूछा है यहाँ पे, आपको एक बॉक्स दिया गया है क्वेश्चन में, ये बॉक्स है, आप देख पा रहे होंगे, और इस बॉक्स में यहाँ पे लगा हुआ है मिरर, ये मिरर लगा हुआ है, ठीक है। और इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स गिवन है, और इसके अंदर एक डॉट गिवन है। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। अब मिरर में आपको देखना है कि ये कैसा दिखेगा, तो मिरर का मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ओके। तो अब आप देखो यहाँ से सबसे पहले तो उन ऑप्शंस को हटा दो जो आंसर नहीं हो सकते, जिससे आपके लिए इजी हो जाए कि फिर क्या आंसर हो सकता है ना। तो देखो ये डॉट अंदर है, ये डॉट बाहर चला गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमने ये कब पढ़ा कि चीज़ अंदर से बाहर हो जाती है मिरर में। ऐसा तो नहीं होता ना, जो चीज़ आप अगर खुद को भी मिरर में देखोगे तो आप जैसे हो वैसे दिखोगे। ऐसा नहीं है कि आपकी नाक बाहर आ जाएगी, आपके कान अलग हो जाएंगे, अपने आप होता है क्या, नहीं होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आपको देखनी है। जब ये डॉट बॉक्स के अंदर है तो मिरर में डॉट बॉक्स के बाहर कैसे हो सकता है, ये सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। सिमिलरली ये वाला ऑप्शन, अब जब इसमें सिर्फ सिंगल डॉट है तो इमेज में डबल डॉट कैसे हो सकता है। आप खुद सोचो कि अगर आपने कोई भी एक्सेसरीज लगाई हुई है या पहनी हुई है अपने अंदर, अपने आप के ऊपर, तो वो जितना आप पहनोगे उतना ही दिखेगा ना, एक्स्ट्रा थोड़ी दिखेगा। सपोज आपने एक ईयरिंग पहना है और आप इमेजिन, आप मिरर में देखो और आपको 2 ईयरिंग दिखें तो कैसा लगेगा, वियर्ड लगेगा ना, कि जब आपने एक पहना तो 2 क्यों दिख रहे हैं। तो वही बात है कि जब एक डॉट लगा है तो 2 डॉट क्यों दिख रहे हैं, तो ये कट जाएगा ऑप्शन, ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाओ आप ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में। जनरली स्टूडेंट्स फंसेंगे इन दोनों ऑप्शन में कि इन दोनों में से राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि जब आप इसको देखोगे एकदम रैंडमली जब आप देखोगे तो आपको ये दोनों सेम दिखेंगे, लेकिन देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन देम। और क्या है वो डिफरेंस, तो यहाँ पे देखना कि ये जो बॉक्स है ना, ये इस लाइन के पास है, ठीक है। और ये किस लाइन के पास है, अगर आप देखोगे तो ये राइट हैंड साइड वाली लाइन के पास है। तो मिरर का क्या कॉन्सेप्ट है कि राइट वाला हो जाएगा लेफ्ट साइड, ठीक है।
तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए को देखो, मतलब अगर आप इमेज नंबर ए को देखेंगे ध्यान से, ए को देखिएगा बस, ठीक है। अगर आप ए को देखोगे तो ये वाला बॉक्स ये वाली लाइन के राइट हैंड साइड है, तो मिरर में क्या हो जाएगा, जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। तो ये वाली लाइन और ये वाला बॉक्स लेफ्ट हैंड साइड हो गया, यहाँ पे राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। आप खुद खड़े होके देखिए, यहाँ पे ये आपके लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो होगा हमारा, और इसके अंदर भी डॉट है, इसके अंदर भी डॉट है, तो डॉट है, डॉट तो चेंज होगा नहीं, है ना, डॉट तो चेंज होगा नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इमेज ए। और इमेज बी जो है वो आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसने इस बॉक्स को अननेसेसरी मिड में शिफ्ट कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होता है कि भाई जो चीज़ कॉर्नर पे है तो वो कॉर्नर पे ही रहेगी, अपने आप बीच में चल के नहीं आ जाएगी। अगर आप खुद को मिरर में देख रहे हो एक कॉर्नर पे खड़े होके, और आप इमेजिन करो कि मिरर में आप बीच में देखो, तो क्या ही सीन होगा, है ना। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। आपका राइट आंसर हो जाएगा इमेज ए। और इमेज ए किस ऑप्शन में लिखा है, तो इमेज ए लिखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए बी के अंदर लिखा हुआ है। ऑलराइट, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को डील करना है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये है ईस्ट और यहाँ पे सन निकला हुआ है, ठीक है। तो मान लो कि आप यहाँ पे हो, तो आपकी शेडो कहाँ पड़ेगी, वेस्ट में पड़ेगी, ठीक। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रख के चलना है कि मॉर्निंग टाइम पे शेडो हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में पड़ेगी। अब वेस्ट डायरेक्शन तो पता चल गई, बट हैंड वाइज भी क्वेश्चन में दिमाग खराब करने के लिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आते हैं। तो देखो, मतलब ईस्ट में सनराइज हो रहा है, ठीक है, शेडो पड़ रही है वेस्ट में, तो वो किस किस साइड पड़ रही है, तो वो लेफ्ट टर्न लेने पे पड़ रही है। मतलब हम नॉर्थ में हैं, तो नॉर्थ में हम खड़े हैं, ईस्ट का जो शेडो है, तो जो नॉर्थ का लेफ्ट मतलब वेस्ट में पहुंच जाना। तो जो सुबह का समय होगा, तो जो छाया होगी वो पश्चिम दिशा में पड़ेगी, और उत्तर दिशा से मतलब नॉर्थ डायरेक्शन से लेफ्ट हैंड साइड शेडो पड़ेगी, ठीक है। बट अगर आप साउथ में हो, अगर आप साउथ साइड आपका डायरेक्शन है, तब के केस में उल्टा हो जाएगा। सनराइज यहाँ पे हो रहा है, लेकिन शेडो राइट हैंड साइड पड़ेगी, दैट इज पश्चिम दिशा में। पढ़ तो वही रही है, लेकिन ये जो लेफ्ट टर्न और ये जो राइट टर्न का कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका फेस साउथ में है और मॉर्निंग शिफ्ट की बात हो रही है, तो आपकी शेडो आपके राइट साइड पड़ेगी। लेकिन अगर मॉर्निंग शिफ्ट की बात है, आप नॉर्थ साइड हो, तो आपकी शेडो आपके लेफ्ट साइड पड़ेगी, ठीक। आपको ये ध्यान रख के चलना है, क्योंकि ये वाले टर्म्स पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था वही साल 2023 में, जस्ट पहले। क्या क्वेश्चन है देखिएगा, इफ 16th इज ऑन 3rd फ्राइडे, मतलब तीसरे फ्राइडे को अगर 16 तारीख है किसी मंथ की। अब यहाँ पे देखो, मंथ का नाम भी नहीं लिखा है हमको, और क्या बोल रहा है कि किसी महीने की 16वीं तारीख को क्या था, तीसरा फ्राइडे था, ठीक है। और तो विच डेट विल फॉल ऑन द 4th ट्यूसडे ऑन द ऑफ द सेम मंथ। अब मंथ देखो, आपको पता है कि मंथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज कितने हो सकते हैं, तो भाई मंथ में 28 दिन मैक्सिमम, 29 दिन मैक्सिमम, फैब की बात कर रही हूँ, और बाकी के नॉर्मल मंथ हैं तो 30 दिन और 31 दिन। ये आपको पता है कि महीने में मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज इतने ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो अगर आप देखोगे तो 30 या 31 अगर हम लेकर चलें, ठीक 30वां महीना या 31वां महीना अगर हम लेकर चलें, तो देखो क्या होगा, 1st, 2nd, 3rd। क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरा फ्राइडे 16 तारीख को है, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है कि चौथा मंगलवार 4th ट्यूसडे कब होगा,
उसी महीने में, 4th ट्यूसडे। तो पहले तो 4th फ्राइडे पे पहुंच जाओ, हम तीसरे फ्राइडे पे हैं, तो 4th फ्राइडे कब होगा भाई? तो 4th फ्राइडे होगा 16 से 7 दिन बाद, ठीक है। तो कब होगा? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तारीख को, ठीक है। 23 तारीख को हो जाएगा हमारा चौथा फ्राइडे, हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, हाँ सिमरन राइट आंसर है आपका। तो ये हो गया तीसरा, चौथा फ्राइडे। हमसे बोल रहा है कि चौथा ट्यूसडे आपको बताना है, तो चौथा फ्राइडे, ओके। अब इसको थोड़ा सा आप शिफ्ट कर लो यहाँ पे, चौथा फ्राइडे कब निकाला था हमने? 23 तारीख को। हाँ, तो देखो फ्राइडे के पहले क्या आएगा भाई? फ्राइडे के पहले आएगा थर्सडे, थर्सडे के पहले आएगा वेंसडे, और वेंसडे के पहले आएगा ट्यूसडे, है ना। तो यहाँ पे थर्सडे, यहाँ पे वेंसडे और यहाँ पे ट्यूसडे। तो पीछे चले जाओ 22, बट ये कौन सा है? हमसे 4th पूछा है। हाँ 27 होगा, फ्राइडे 23 तारीख जा रहा है, 23 तारीख को चौथा फ्राइडे होगा, ठीक है। हमसे पूछा है चौथा ट्यूसडे, चौथा ट्यूसडे कब जाएगा? उसी महीने में, फ्राइडे, हाँ फ्राइडे आगे बढ़ जाएगा डेट, देखो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक, और फिर मंडे और ट्यूसडे। हाँ 27 तारीख को जो होगा हमारा आगे बढ़ेगा, सॉरी हम तो यहाँ पीछे जाने लगे थे, पीछे नहीं जाना है, आगे जाना है, ओके। तो अगर आप देखेंगे तो अगला जो होगा, जो 4th ट्यूसडे यानी कि मंगलवार होगा, वो होगा हमारा कब? 27 तारीख को। आगे बढ़ोगे ना, पीछे थोड़ी जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखकर चलना है। तो ऑप्शन देखो 27, ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही हो जाना है। तो यहाँ पे ना कोई रूल लगाना है, ना कोई फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ साथ साथ जोड़ के और साथ साथ घटा के, क्योंकि एवरी 7 डेज में डे का रिपीटेशन होता है। इस बेसिस पे आप आंसर तक आराम से पहुंच जाओगे। कुछ भी इसमें ऐसी कैलकुलेशन नहीं है कि आप ना कर पाओ, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। जल्दी बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इफ 257 मीन्स आई लाइक यू and 746 means you are good and 263 means I am good, तो आपको बताना है कि ARE that is R का कोड क्या होगा, बताओ। जल्दी बताओ किस टाइप से करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। बताइए। RS परिदा, मैं इसको परिंदा पढ़ रही हूँ ठीक है 4। देखते हैं क्या आंसर है इसका भी। यश का आंसर भी है 4, ठीक है। हाँ ठीक है, देखो जरा 257 मीन्स आई लाइक यू, ये है 2, ये है 5, ये है 7। इसका मीनिंग है भाई आई लाइक यू, ओके। एंड 746 विजिबल है ना, हाँ 746 मीन्स क्या है? यू आर गुड, यू आर गुड, जो कि आप लोग हो, है कि नहीं। और फिर 263 मीन्स आई एम गुड, जो कि मैं हूं, आई एम गुड, ओके।
चलो अब देखो जरा कोड कैसे होगा। तो जब आप कोड बनाओगे तो जो कॉमन है उसका कॉमन नंबर आप कोडिंग करते जाओगे, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर 2 कॉमन है और यहाँ पर भी 2 कॉमन है, तो फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में 2 के अलावा नंबर लेटर में क्या कॉमन है, तो यू कैन सी आई कॉमन है, तो 2 का कोड तो आई हो गया, सॉरी आई का कोड तो 2 हो गया। ओके फिर अगला देखो, हमें चाहिए है आर का कोड। ओके तो गुड दोनों में कॉमन है यहाँ पे, और यहाँ पर 6 कॉमन है, ये 6 और ये 6, और इन दोनों इक्वेशन में गुड कॉमन है, तो गुड का कोड तो 6 हो गया। तो यहाँ से 6 निकल गया, 7 या 4 में से यू और आर का कोड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 7 कॉमन है, यहाँ पे भी 7, और इन दोनों सेंटेंस में क्या कॉमन है, यू कॉमन है, तो यू का कोड हो गया क्या 7। तो बचा क्या हमारा आर, आर किसी से कॉमन था नहीं, कॉमन वाले के कोडिंग मिल गई, मतलब जो बचा वो उसका कोड हो गया। तो ARE आर का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, क्लियर 4। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का 4th। ओके आर कुकीज, कुछ बिस्किट कुकीज हैं, एंड सम कुकीज आर पेस्ट्रीज, कुछ कुकीज पेस्ट्रीज हैं। ओके एंड ऑल पेस्ट्रीज आर क्रीम, सारी पेस्ट्रीज क्या है, क्रीम है। बताओ क्या रियलिटी में ऐसा होता है, नहीं, बट सिलॉग में ऐसा होता है। ऑलराइट तो आपको इसको ट्रू मान के चलना है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाना है यहाँ पे, योर डायग्राम विल बी लाइक सम बिस्किट आर कुकीज, ये हो गई बिस्किट, ये हो गया सम का रिलेशन कुकीज से, एंड सम कुकीज आर पेस्ट्रीज, ये है कुकीज और ये है पेस्ट्री, एंड ऑल पेस्ट्रीज आर क्रीम्स, ये सारी पेस्ट्री क्या है, क्रीम है। आई होप आपने इसी तरीके का डायग्राम बनाया होगा। ओके तो देखो अब बताओ जरा कंक्लूजन, देखो क्या है कंक्लूजन, कंक्लूजन इज सम पेस्ट्रीज आर बिस्किट, पेस्ट्री कहाँ है, यहाँ है, बिस्किट कहाँ है, यहाँ है। क्या पेस्ट्री और बिस्किट का सर्किल आपको कनेक्टेड दिख रहा है, नहीं, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी सही होगी, लेकिन कंक्लूजन में कहीं पे भी पॉसिबिलिटी वाला शब्द आपको नहीं दिया गया है। हिंदी के लिए हो सकता है, हो सकती है, इस तरीके के शब्द आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वाला कंक्लूजन क्या हो जाना है हमारा, गलत, कि सम पेस्ट्रीज आर बिस्किट्स, सम पेस्ट्रीज आर बिस्किट इज नॉट करेक्ट। ओके क्योंकि हमें तो पता है कुकीज पेस्ट्रीज हैं, बिस्किट और पेस्ट्री के बारे में डायरेक्ट इन्फो नहीं दी गई है। अगला देखो सम क्रीम आर बिस्किट्स, सम क्रीम आर बिस्किट, क्रीम कहाँ है, यहाँ है, बिस्किट कहाँ है, यहाँ है। अगेन इन दोनों का कोई रिलेशन आपको दिख रहा है क्या, डायरेक्ट नहीं। तो आप क्या करोगे, मेरे उसी वाले एग्जाम्पल को देखोगे कि रेस्टोरेंट में बैठ के कोई कपल चाय पी रहे हैं, ठीक, एक इस साइड और एक इस साइड, मान लो, नहीं चलो कपल हटाओ, एक लड़का इस टेबल पे बैठा है, एक लड़की उस टेबल पे बैठी है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो आप वहां पे कनेक्शन अननेसेसरी बिल्ट नहीं करोगे, ठीक है। जाके नहीं बोलोगे कि आप दोनों एक साथ क्यों नहीं बैठे हो, है ना, ये सब बात वहां पे नहीं करना है। दोनों अलग अलग बैठे हैं टेबल पे, अलग अलग अपना खाना पीना कर रहे हैं, आपको उनको नहीं जोड़ना है। जो जुड़े जुड़ाए हैं तो बात अलग है, उनको तोड़ना भी नहीं है, लेकिन जो डिसकनेक्टेड हैं, जिनके बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो आपको वहां पे बात करना भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाना है आपका, ये वाला सेकंड वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग। सम क्रीम आर बिस्किट्स, सम क्रीम आर बिस्किट्स रॉन्ग। सम क्रीम आर कुकीज, देखो सम क्रीम आर कुकीज ये हो सकता है क्योंकि ये है पूरा क्रीम, ठीक है, ये है क्रीम, और ये कुकीज का कुछ पोर्शन लेकर आ रहा है, क्योंकि पेस्ट्री का सम रिलेशन कुकीज के साथ है, राइट। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, थर्ड वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसका पोर्शन सम के केस में क्रीम और कुकीज का फुलफिल कर रहा है। दोनों के जो सर्किल है वो लिटिल बिट कनेक्टेड हैं, तो उनको डिसजॉइंट नहीं करेंगे हम जाके, है ना।
वहां पे हमें युद्ध नहीं करवाना है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली थर्ड फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो। ऑल राइट, ठीक है, कर लोगे ना। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो नहीं बनेंगे क्या आपसे, आप खुद सोचो। इंटरेस्टिंग है रीजनिंग बहुत, अगर आप मन लगा के पढ़ोगे तो। हम आपको क्वेश्चन बता सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। चलो, उसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन इज कि ये एक इमेज दी गई है आपको, जिसमें जो व्रत है वो नर्तकों को निरूपित करता है। मतलब मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ यहाँ पे, जो व्रत यानी कि जो सर्किल है वो डांसर्स को की बात कर रहा है, डांसर्स को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और जो त्रिभुज है वो अभिनेताओं को, मतलब जो ट्राइंगल है वो एक्टर्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। जो सर्किल है वो डांसर्स को, जो ट्राइंगल है वो एक्टर्स को, और जो वर्ग है वो गायकों को। मतलब वर्ग तो नहीं, वैसे तो ये वो दिख रहा है क्या, हाँ चलो वर्ग ही होगा। तो ये जो स्क्वायर है ना, ये सिंगर्स को डिनोट कर रहा है, ठीक। मैंने लिख दिया यहाँ पे साइड में कि सर्किल इंडिकेट डांसर्स, ट्राइंगल एक्टर्स एंड स्क्वायर सिंगर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको ये बताना है कि उन नर्तकों को, आपको मतलब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लेटर्स के बेसिस पे आंसर देना है, ओके। पहला है कि उन डांसर्स को जो सिंगर है लेकिन एक्टर नहीं है, ठीक। अब देखो आप यहाँ पे ऐसे लोग जो डांसर्स हैं, नर्तक मतलब डांसर, ठीक है। ऐसे लोग जो डांसर्स हैं, डांसर्स इसमें आएगा सर्किल में, मतलब ऐसे लोग जो डांसर्स हैं। क्वेश्चन क्या पूछा पहले तो ये देख लो, हमने तो क्वेश्चन देखा ही नहीं। क्वेश्चन ये था कि टी किसको निरूपित करता है, मतलब टी इंडिकेट्स व्हाट, मतलब टी किसको निरूपित कर रहा है, टी क्या बता रहा है। टी कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, और ये 4 स्टेटमेंट, और आपसे पूछ रहे हैं टी किस चीज को बता रहा है। तो टी के तरफ चले जाओ भाई। तो पहला वाला स्टेटमेंट पिक कर लो पहले तो, कि वो डांसर्स जो सिंगर हैं, सिंगर कौन होगा, जो स्क्वायर में आएगा, तो ये स्क्वायर में भी आ रहा है टी, है ना, स्क्वायर में भी आ रहा है। तो वो डांसर्स जो सिंगर हैं लेकिन एक्टर नहीं है, एक्टर है ट्राइंगल, और यहाँ आप देख पा रहे होगे ट्राइंगल अलग है, टी उसके बाहर है ना। तो वैसे तो ऑप्शन नंबर ए ही जा रहा है हमारा। आगे के और चेक कर लीजिए क्या है, कि ऐसे डांसर्स को टी बता रहा है जो एक्टर नहीं है। तो टी बता तो ऐसे ही डांसर्स को रहा है जो एक्टर नहीं है, मतलब ट्राइंगल में तो वो नहीं आ रहा और टी डांसर में आ रहा है, लेकिन टी स्क्वायर में भी तो आ रहा है ना। तो उस बेसिस पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। आप चाहो तो रिमेनिंग 2 ऑप्शंस भी टी के रिस्पेक्ट में चेक करके देख सकते हो, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। देख लें क्या, सी भी देख लेते हैं, चलो। उन डांसर्स को जो सिंगर और एक्टर दोनों हैं, टी उन डांसर्स को बता रहा है जो सिंगर और एक्टर दोनों हैं, नहीं, जबकि टी तो एक्टर में आ ही नहीं रहा, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत, ठीक है। लास्ट देखो, टी उन डांसर्स को बता रहा है जो सिंगर नहीं है, टी जबकि टी तो सिंगर में है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। जो टी है वो उन डांसर्स को डिनोट कर रहा है जो सिंगर भी है और लेकिन एक्टर नहीं है, मतलब वो ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, ओके। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कि एक है पक्षी, एक है ऑस्ट्रिच और एक है चमगादड़। तो यहाँ पे अगर हम कैटेगरी देखेंगे ना, तो पक्षी यानी कि बर्ड, बर्ड के अंदर आएगा पक्षी यानी कि बर्ड, और बर्ड के अंदर आएगा ऑस्ट्रिच, ठीक है। लेकिन जो आपका चमगादड़ है ना, यानी कि बैट, वो भले ही उड़ता है लेकिन वो मैमल्स की कैटेगरी में काउंट होता है, उड़ने वाला मैमल की कैटेगरी में काउंट होता है चमगादड़ यानी कि बैट।
और जो आपका ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग है वो पक्षी की कैटेगरी के अंदर आएगा। तो इस बेसिस पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ बैट है, लेकिन मैमल्स की कैटेगरी में वो काउंट होता है, बैट तो वो है, ठीक है। लेकिन आपने साइंस में पढ़ा होगा कि एकमात्र उड़ने वाला मैमल, ठीक है, वो कौन है, चमगादड़ है, तो वो मैमल की कैटेगरी में जाएगा, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाना है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये वाले ए ऑप्शन को लगा के आ जाएंगे, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि बर्ड हो गया, ये ऑस्ट्रिच हो गया, ये बैट हो गया, तो ये नहीं होगा, ठीक। दूसरे सेंस से यहाँ पे आपको रिलेट करना है। तो क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, आप देखना साइंस में आप पढ़ते होगे कछुए के बारे में, मगरमच्छ के बारे में, और किसके बारे में, हाँ ये सब जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं, ठीक है, वाटर और लैंड दोनों में रह सकते हैं। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन भी वेन डायग्राम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको ढंग से पढ़ के जाना है। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों के एक समूह में 70% आर इंग्लिश स्पीकर्स, मतलब 70% लोग क्या करते हैं भाई, 70% लोग इंग्लिश बोलते हैं, ओके, एंड 65% आर हिंदी स्पीकर्स, मतलब 65% लोग क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप डायग्राम को फ्रेम कर लीजिए कि ये हो गया आपका, रुको यहां बनाते हैं, हम आगे और पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 70% इंग्लिश बोल रहे हैं, 65% हिंदी बोल रहे हैं। अगर 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल रहे हैं, ओके, मतलब 27% डोंट स्पीक बोथ लैंग्वेज, तो आपको बताना है कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं। अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। क्या क्वेश्चन है कि ये हो गया आपका इंग्लिश का डायग्राम, और इंग्लिश भी कितने लोग बोल रहे हैं, 70% लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है, और 65% लोग क्या कर रहे हैं भाई, हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, 65% लोग बोल रहे हैं के लिए मैं राइट लगा रही हूँ, ओके। अब देखना क्या किया उसने, 27% दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं, मतलब ये जो मिड पोर्शन है ना, ये वाला, इसको वो कह रहे हैं कि ये नहीं बोलते हैं। यहाँ वाले व्यक्ति कुछ दोनों भाषा नहीं बोलते भाई, ये 27 लोग, 27%, और ये लोग बोल रहे हैं, मिड वाला नहीं बोल रहा। तो अभी जस्ट मैंने आपको बोला कि जो मिड वाला डेटा होगा उस बेसिस पे डायग्राम को बदल लो। तो देखो 70% इंग्लिश बोल रहे हैं, तो 100% मान लो इंग्लिश को कि 100 में से 70% अगर इंग्लिश बोल रहे हैं, इट मीन्स रिमेनिंग 30% इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे 70% इंग्लिश बोल रहे हैं, तो 30% जो होंगे वो इंग्लिश नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यहीं पे इंग्लिश ना बोलने वाले कितने हो जाएंगे, 30% ऐसे हो जाएंगे जो इंग्लिश नहीं बोलेंगे। अब यहाँ देखो 100% में से 65% लोग क्या कर रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो 65 इसमें से घटा दो तो कितना हो जाएगा, 35%। 35% वो लोग होंगे जो हिंदी नहीं बोलते होंगे, क्योंकि 100% अगर हिंदी है, हिंदी में से 65% हिंदी बोलते हैं, तो 35% हिंदी नहीं बोलते। तो इसी में यहाँ पे हो जाएगा आपका कि हिंदी ना बोलने वाले कितने हो जाएंगे, 35%, ठीक, जो हिंदी नहीं बोलते, ओके, इस तरीके से। अब देखो मिड वाला क्या है, 27%, जो ना तो हिंदी बोलते हैं ना ही इंग्लिश बोलते हैं। तो अब पूरे डायग्राम को आपको ना के रिस्पेक्ट में बदल लेना है। तो देखो 30% में से 27% यहाँ आ गया, ओके। यहाँ पे ये वाला पोर्शन कौन सा है, जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वाले हैं, ठीक है। और हम डायग्राम किसके बेसिस पे बना रहे हैं, ना बोलने वालों के बेसिस पे,
ओके, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ना बोलने वालों का डायग्राम प्लॉट करना है। तो ये जो मैं पोर्शन हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली वाला केस बताएगा, ठीक है। मतलब ओनली इंग्लिश ना बोलने वाले, जो सिर्फ इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तो टोटल नहीं बोलने वाले 30%, 30% में से 27% यहाँ पे आ गया, तो यहाँ कितना बचा, 3%। मतलब 3% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश नहीं बोलते हैं, और 27% लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों नहीं बोलते हैं, ठीक। और 30% ऐसे हैं जो पूरे से इंग्लिश नहीं बोलते हैं, ठीक। कॉमनली बात हो रही है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 65% हिंदी बोलते हैं, 35% हिंदी नहीं बोलते हैं, तो नहीं बोलने वाले में से 27% बीच में आ गए। तो जब आपको ओनली वाला पोर्शन निकालना होगा तो 35 में से 27 आप घटा दोगे, तो कितना हो जाएगा, ये 8%, है ना। तो 8% वो लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी नहीं बोलते होंगे, ठीक है। ये हो गया डायग्राम। अब आप देखो कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन इज आस्किंग कि कितने छात्र दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, और अंदर वाला डायग्राम बन रहा है ना के बराबर, ना के लिए, मतलब नेगेटिवली फ्रेम हो रहा है। जो लोग नहीं बोलते, या तो सिर्फ इंग्लिश नहीं बोलते, सिर्फ हिंदी नहीं बोलते, और हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं बोलते। डायग्राम इस तरीके का है। क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों बोलने वाले। तो देखो, जब आप टोटल 100% में से ना बोलने वालों की संख्या निकाल लोगे, नेगेटिवली आप निकाल लोगे, तो यहाँ पे आपको बोलने वालों की संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, जो बोलते हैं। तो देखो 27% जो हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं बोलते, 3% जो सिर्फ इंग्लिश नहीं बोलते, और 8% जो सिर्फ हिंदी नहीं बोलते। तो ये कितने परसेंट हो गया, 38%। मतलब 38% लोग ऐसे हो गए जो नहीं बोलते, ठीक। तो 100% में से 38% वाले हो गए ना, कोई भी लैंग्वेज ना बोलने वाले। तो 100 में से इतना घटा दो, जो बचेगा वो लैंग्वेज बोलने वाले हो जाएंगे, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 6। मतलब 62% पीपल ऐसे होंगे जो दोनों लैंग्वेज बोलते होंगे, ठीक है। क्योंकि ये नहीं का रिस्पेक्ट है, तो पूरे में से नहीं घटा दो तो हाँ वाला आ जाएगा डेटा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन इज कि कितने परसेंट दोनों बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 62%। ओके, यहाँ पे कोई भी संख्या की बात नहीं की गई। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि देन फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पीक बोथ द लैंग्वेज, तो वो कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 62% लोग ऐसे हो जाएंगे जो दोनों लैंग्वेज बोलते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 62%। क्लियर। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर कोई संख्या दी हुई होती, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन थी यहाँ पे 46 वाली, इस टाइप का ये एक अलग पैटर्न था, और ये जो मैंने अभी कराया ये एक अलग है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से डील करना है। मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मिड वाले पोर्शन के बेसिस पे आपको क्या कर देना है, पूरे डायग्राम को कन्वर्ट कर लेना है। भले ही डेटा ऑपोजिट गिवन हो, तो भी आपको मिड वाले कंडीशन को देखनी है कि मिड वाले पोर्शन किस चीज़ के बारे में गिवन है। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंट भी है, कैलकुलेटिव भी है, ठीक। तो बिना हल्ला किए ध्यान से देखना कि हम कर कैसे रहे। ओके, नाउ क्वेश्चन इज कि डिवाइड 6600 into 2 parts, okay, such that the simple interest received on the first part at the rate of 10% per annum for 3 years। मतलब ये जो 6600 है, ये 6600 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। यही क्वेश्चन ने कहा पहली लाइन में, ओके। जो पहला पार्ट है, आपको ये तो नहीं बताया क्वेश्चन में कि पार्ट को डिवाइड करना है, लेकिन पहला पार्ट कितना है, दूसरा पार्ट कितना है। तो
अब जब चीज़ें हमें नहीं पता है तो यू हैव टू एज्यूम इट. ओके, नाउ आगे देख लीजिए कि पहले पार्ट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट एंड टाइमिंग भी अलग है, ठीक, और विच इज इक्वल टू, कौन सा इक्वल टू, दिस वन इज फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द सेकेंड पार्ट. मतलब जो सेकेंड पार्ट पे सिंपल इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है कितने परसेंट पे, 9% पे. टाइमिंग क्या है आपकी 4 years. ओके, तो आप क्या करोगे, पार्ट्स आपको गिवन नहीं है तो क्या करना है, मैथ्स है तो एज्यूम करके चलोगे, ठीक है. तो पहला पार्ट हो गया x लेट, और दूसरा पार्ट हो गया 66 माइनस एक्स. ओके, ये हो गया. नाउ अब पहले पार्ट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है भाई, 3 वर्ष के लिए 10%. तो 3 वर्ष के लिए 10%, ये दिस इज इक्वल टू, दूसरा पार्ट कितना है 6600 माइनस एक्स. 6600 माइनस एक्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, कहाँ गई, 9%, और टाइमिंग कितनी है 4 years, इक्वल टू, सॉरी, डिवाइडेड बाय 100. और दोनों पार्ट क्या हैं, इक्वल. हमने नहीं किए, क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है. नहीं तो बोलो कहाँ से इक्वल हो गए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोथ आर इक्वल. नाउ सॉल्व कर दो, ये 100 से ये 100 कट गया, ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10. और कुछ कट रहा है क्या, नहीं. अब नहीं कट रहा तो फाइनल कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी. क्या कैलकुलेशन आ गई हमारी, यहाँ पे बचा 5x इक्वल टू, ये कितना हो गया 3 2 ज़ा 6, मतलब 6600 में एक बार 6 का इंटू होगा, माइनस यहाँ पे आ गया 6x, ठीक है. 6x को यहाँ पे ले आओ तो दिस विल बी पॉजिटिव, दैट इज 11x इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 0 0 6, कैरी आया 3, और ये हो गया 39, ठीक है. नाउ अब आपको सिंपल क्या करना है, आपसे क्वेश्चन ने क्या बोला है, फाइंड आउट क्या करना है. हाँ, दोनों पार्ट्स आपको बताने हैं कि कौन से दोनों पार्ट में हमने डिवाइड किया है. तो सिंपल, अब आप x बराबर जो आपका आया है, कितना आया है कहाँ गया, 39,600, इसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 11 से. तो 11 3 ज़ा 33, ओके, तो 11 6 ज़ा 66, ये 0 और ये वाला भी 0. तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई, x की वैल्यू हो गई 3600. और x क्या था आपका, ये वो पार्ट था जो आपने एज्यूम किया था, दैट इज ऑफ फर्स्ट पार्ट्स वैल्यू, ठीक, ये हो गया फर्स्ट पार्ट. और सेकेंड पार्ट क्या है आपका, सेकेंड पार्ट आपका है 6600 था, 6600 को 2 भाग में बांटा, एक x और एक 6600 माइनस एक्स. तो ये आपको कितना मिल गया, ये आपको मिल गया 3600, ठीक है. तो 3600 को इसमें से घटा दो तो कितना हो जाएगा, 3600 को आप जब इसमें से घटाओगे तो दिस विल बी 3000. मतलब ये कौन सा हो गया आपका सेकेंड पार्ट, ओके, एंड दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. और यही हो गया आपके आंसर. अब यहाँ पे क्या करना है, आपको फटाफट सॉल्व करना है. जैसे ही क्वेश्चन ने कहा कि 6600 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक को एज्यूम कर लो x, दूसरे को इसमें से इतना घटा तो दूसरा पार्ट आ जाएगा, तीसरा तो है नहीं, सॉरी. नाउ पहले पार्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अलग था, दूसरे पार्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अलग था, बट दोनों पार्ट इक्वल थे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. इक्वल कर दिया, जो कट रहा है काट दिया, जो नहीं कटा उसको छोड़ दिया. जैसा क्वेश्चन बचा, सॉल्यूशन बचा, उसको आपने लास्ट में कैलकुलेट कर दिया. तो आपको x की वैल्यू मिल गई, और x क्या था हमारा फर्स्ट पार्ट, और दूसरा क्या था हमारा, x घटा दो तो दूसरा पार्ट आ जाएगा, ठीक है. क्वेश्चन इज कि अब देखना, यहाँ पे ऑप्शन में ना इक्वेशंस आपको दे दी गई हैं, और क्वेश्चन कह रहा है कि माइनस मीन्स डिवाइड. ओके, माइनस का मीनिंग है अगर डिवाइड, ठीक, और प्लस का मीनिंग है माइनस, एंड डिवाइड मीन्स है इनटू, एंड इनटू मीन्स है प्लस.
तो अब आपको बताना है कि देन फाइंड विच इक्वेशन इज करेक्ट। तो आपको साइन का मीनिंग दे दिया गया कि साइन का क्या मतलब है, कहाँ रखोगे, ये 4 ऑप्शंस में, ठीक है। तो अब आपका होमवर्क है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इनमें से कौन सी इक्वेशन इन साइन को रखने पर सही होगी। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन नंबर भी, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा आंसर आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपके लिए। कैसे करोगे, चेक करना है ऑप्शन क्या बोलते हैं, नंबर्स के बीच में जो साइन ऑलरेडी बने हैं उनको ना बना के उनके कोड को लिखोगे यहाँ पे। ओके, नोट है आप सभी के लिए कि आप ध्यान रखें इस चीज को कि जब किसी पंक्ति में, ठीक है, या इन एनी रो एक व्यक्ति का स्थान एक साइड से और दूसरे व्यक्ति का स्थान दूसरे साइड से आपको दिया गया हो, ओके, और उनके बीच कुछ व्यक्तियों की संख्या भी आपको दी गई हो, तब या तो आपसे बोलेगा टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, या पूछेगा मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। इस टाइप पे बेस्ड ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि कैसी फ्रेमिंग होगी, क्या टाइप कंसीडर कर रहा है, कि पर्सन एक होगा, उसका लेफ्ट से भी पोजीशन पता होगी, उसकी राइट से भी पता होगी, और उनके बीच में भी कुछ लोग बैठे होंगे। और अब आपसे पूछ रहा है कि 2 केस बनेंगे यहाँ पे, या तो आपसे एग्जामिनर मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन निकालने को बोलेगा या मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन निकालने को बोलेगा। तो जब आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई किया जाए कि फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टोटल पर्सन, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज L प्लस R प्लस M। व्हाट इज L? दैट इज लेफ्ट, R दैट इज राइट, M दैट इज मिड वैल्यू, कि दोनों के बीच में, सॉरी, उस रो में कितने लोग बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है। जब आपसे पूछे मिनिमम नंबर ऑफ, बताइए कि पर्सन कितने हैं, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस इन ब्रैकेट में M प्लस 2, ठीक है, M प्लस 2। आई होप आपको दिख रहा हो। अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिलते हैं। क्या है, P, Q और R का औसत भार 58 kg है, ठीक है, P, Q, R तीनों का। यदि P और Q का एवरेज वेट 54 kg है तथा Q और R का एवरेज वेट कितना है, 48 kg है, तो आपको इंडिविजुअली Q का वेट बताना है कि कितना होगा। कैसे करोगे, देखो, जो जो गिवन है पहले उस बेसिस पे इक्वेशंस बना लो। हमें P प्लस Q प्लस R का एवरेज वेट पता है, ठीक है, कितना है, एवरेज वेट पता है कितना है, 58 kg। तो कुल वेट कितना हो गया भाई, P प्लस Q प्लस R का टोटल वेट हो गया 58 इंटू 3, ठीक। तो P प्लस Q प्लस R का कुल वेट कितना हो गया, 24, और यहाँ पे कितना बचा, 17, ठीक। 8 3 ज़ा 24, कैरी आया 2, 3 5 ज़ा 15 और 2 17। ये हो गया इनका टोटल वेट। ओके, नाउ इंडिविजुअली P और Q का एवरेज वेट हमको पता है कितना है, 54। तो P और Q का टोटल वेट कितना हो जाएगा भाई, 4 2 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, 108, ठीक। ये 2 जाके यहाँ पे इंटू हो गया। ओके, नाउ Q और R का भी इंडिविजुअली वेट, एवरेज वेट हमको पता है कितना है, 48, ठीक। तो Q और R का टोटल वेट कितना हो गया भाई, 8 2 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 और एक 9, 96, ठीक। ये हो गया Q और R का, P और R का, सबके टोटल वेट निकल गए। अब क्वेश्चन क्या है, आपको Q का इंडिविजुअली वेट बताना है। तो आप क्या करोगे, सिंपली P और Q का डेटा आपको पता है ना,
ये P और Q, तो ये P और P प्लस Q की वैल्यू यहाँ पे रख दो, ठीक। तो कितनी हो जाएगी 108 यहाँ पे रखा, प्लस R इक्वल्स टू 174, ठीक। नाउ R इक्वल्स टू हो जाएगा 174 में से 108 को आप घटा दो, तो कितना हो गया, ये हो गया 6, ये हो गया 6 और ये हो गया क्रॉस। तो R की वैल्यू कितनी आ गई 66, मतलब R की एज आ गई इंडिविजुअली 66, बट हमें किसकी एज निकालनी है, Q की। तो आप क्या करोगे, ये जो इक्वेशन दिख रही है Q प्लस R इक्वल 96, तो यहाँ पे R की एज रख दो 66, तो Q प्लस 66 इक्वल्स टू 96, तो Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 में से 6 गया 0 और 9 में से 6 गया तो बचा 3, तो Q की एज कितनी हो जाएगी 30, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, ये डेटा गिवन था तो इसका टोटल एज निकाल ली, ये डेटा गिवन था इसकी टोटल, ये डेटा गिवन था इसकी टोटल, फिर देखा फाइंड करना था Q का, तो या तो P प्लस Q की वैल्यू रख दो या फिर Q प्लस R की वैल्यू यहाँ पे रख दो, P निकल जाएगा, फिर यहाँ पे P की रख देना, Q निकल जाएगा। देखो इक्वेशन रखना आपके ऊपर है, डेटा आपने निकाल लिया, इन दोनों में से किसी भी वैल्यू को यहाँ आप रखोगे तो आप R तक Q तक आराम से पहुँच जाओगे, ठीक है। तो यह कोई मैंडेटरी नहीं है कि मैंने Q प्लस R वाली वैल्यू पहले रखा है तो आप भी वही रखो, आप P प्लस Q वाला रख सकते हो या फिर Q प्लस R वाला, चॉइस इज योर्स, ओके। चलिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, एवरेज पढ़ रहे हो ना, एकदम 1 2 3 4 नहीं पढ़ रहे हो, इतना तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक।